आप सभी को नमस्ते। वेलकम टू द स्टडी जीएस टू द पॉइंट। आज से हर वीकेंड के सोमवार को पिछले वीक के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, जो कि एमसीक्यू टेस्ट के रूप में होगा। और इन एमसीक्यू का जो लेवल है वो यूपीएससी प्रीलिम्स जैसा होने वाला है और कवरेज ऐसा होगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आए। इनको पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन भी ना छूटे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो कितने टफ, कंसेप्चुअल और सर घुमा देने वाले होते हैं। और यह सीरीज जो है वो स्पेशली मैं यूपीएससी प्रीलिम्स और यहाँ तक कि कुछ हद तक मेंस के लिए भी मैं डेडिकेटेड और इम्पोर्टेंट रखूँगा इसको। और फिर मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने थंबनेल पर भी वही लिखा है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जो है, आप खुद एक बार देख लीजिए इस वीडियोस को, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि इसमें मैंने जो है मंडे 10 नवंबर से लेकर के संडे 16 नवंबर तक के द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और बाकी सोर्सेज से भी जहाँ से मुझे ठीक लगा है चुन चुन करके मैंने थोड़े टफ एमसीक्यू तैयार किए हैं, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में मैंने देखे हैं, मैंने दिए हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, आप इन एमसीक्यू सीरीज को ध्यान से देखिए, आपका काम आराम से चल जाएगा। क्योंकि इस तरह से न्यूज़पेपर हम में से ना कोई पढ़ता है और मैंने देखा है कि ना कोई टीचर यूट्यूब पर ऐसा कोई पढ़ाता भी है। तो मैं खुद क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और न्यूज़पेपर में क्योंकि ज़्यादा समय लग जाता है, तो हम लोग फिर किसी यूट्यूब टीचर से पढ़ना चाहते हैं और वो भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उतना सारा फैक्ट लिखना और याद करना, जैसा कि आपने देखा होगा किसी यूट्यूब चैनल में। इसलिए मैंने सोचा कि वो बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा कि इनको मैं एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा भी। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है कि हाल ही में साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप इन जो है 4 स्टेटमेंट को पहले देखो और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन को देखो। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि एक साथ आप देख सकें। ये रहा। अब इसको जरा सा अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलिए अब इसको जो हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो, इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से, इसका जो ऑप्शन सी सही होगा, यानी 1, 2 और 3। इसमें क्या क्या है? पहला, जो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून रोग है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस जो है हमला करने की बजाय स्वयं के ऊतकों पर हमला करने लगती है। ये सही है, पढ़ा होगा आपने। अगर किसी से ने पढ़ा है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वैसे तो आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज़ जो है रोग के प्रकट होने के 3 से 5 वर्ष पहले तक रक्त में दिखाई देती है, ये भी सही है। और तीसरा, इस अध्ययन के अनुसार आरए रोग की आरंभिक अवस्था में ही टी और बी कोशिकाएं सूजन यानी इन्फ्लेमेशन की दिशा में प्राइम्ड या सक्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं। तो ये जो है तीसरा हमारा सही हो जाता है। तीनों ऑप्शन सी इस तरह से सही होगा। ठीक, अब जो है इसका थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन में आते हैं कि देखो क्या है। कथन एक सही है। आर ए एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से वायरस या बैक्टीरिया पर नहीं बल्कि स्वयं के जॉइंट्स यानी जोड़ों पर हमला करने लगती है। तो कथन इस तरह सही हो जाता है। दूसरा है एसीपीएस यानी कि एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज जो है वो रक्त में 3 से 5 वर्ष से पहले ही दिखाई दे जाती है। और यह क्या है, यह रोग के साइलेंट स्टेज का संकेत है। इस तरह से कथन 2 भी हमारा सही हो जाता है। कथन 3 क्या कहता है कि अध्ययन में पाया गया कि टी और बी सेल्स पहले ही जो है वो प्राइम्ड या सक्रिय अवस्था में होती हैं। प्राइम्ड उसी को बोलते हैं, यानी कि वे सूजन पैदा करने की दिशा में तैयार रहती हैं। तो इस तरह से कथन सी भी सही हो जाता है, हमारा कथन 3 भी सही हो जाता है। कथन 4 गलत है, वो क्योंकि टी एन एफ जो इनहिबिटर्स हैं जैसे इनफ्लैक्सी मैब केवल रोग की अग्रिम अवस्था जो इस्टेब्लिश्ड स्टेज होता है में सूजन क्या करते हैं, वो कम करते हैं। जबकि अध्ययन ने दिखाया कि प्रारंभिक अवस्था में एप्टासेप्ट और टी सेल्स एक्टिवेशन को क्या करता है, रोकता है और अधिक प्रभावी हो सकता है। तो कथन 4 हमारा गलत हो जाता है।
तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन था, मैं इसका भी नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। देखो ये रहा इसका नोट, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसको जो है सिर्फ इसको लिख सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने सवाल दूसरे पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाना है, इसलिए राज्य इसे जब चाहे प्रकट कर सकता है, यानी कि बातों को खुले में रख सकता है, पब्लिक में रख सकता है। दूसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 132 वकील को मुवक्किल की जानकारी साझा करने से क्या करती है, रोकती है, सिवाय कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में। तीसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया निर्णय में वकील को एक संवैधानिक अभिनेता कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर के रूप में माना है, न कि केवल एक निजी एजेंट के रूप में। चौथा, यह निर्णय आर्टिकल 20 का 3 यानी आर्टिकल 21 दोनों से जुड़ा हुआ है। ये 4 इसके स्टेटमेंट है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, अब इसको अटेम्प्ट करो 3 सेकंड लेकर के पॉज करके। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका उत्तर जो है वो है सी, यानी कि इसमें जो है 2, 3 और 4 सही होगा। देखो पहला ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो तो ऐसा ही हमारा गलत हो जाता है कि राज्य जब चाहे इसे प्रकट कर सकता है। राज्य जल्दी से जो निजता का अधिकार है उसका हनन नहीं करता है, जो राइट टू प्राइवेसी उसका हनन जल्दी से नहीं करता है, तो एक जो है गलत हो जाएगा जब प्रकट करता है ये स्टेटमेंट की वजह से। बचता है 2, 3 और 4, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 132 वकील को मुवक्किल की जानकारी साझा करने से रोकती है, सिवाय कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में। यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया है और इसलिए क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा 2 नंबर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में वकील को एक संवैधानिक अभिनेता कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर के रूप में माना, ये भी सही है। और 4 नंबर, आर्टिकल 20 का 3 और आर्टिकल 21 दोनों क्या किससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 21 दोनों जुड़ा हुआ है, हाँ दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 भी सही हो जाता है हमारा। फिर इसका जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में हम लोग आते हैं अब। तो ये रहा पहला कथन। कथन एक गलत है क्योंकि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है, गोपनीयता और विश्वास बनाए रखना, ना कि पारदर्शिता बढ़ाना। फिर धारा 132 ऐसा प्रावधान देती है कि जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं धारा 132 क्या कर रही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 132 वकील को मुवक्किल की जानकारी साझा करने से रोकती है, सिवाय कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में। हमने देखा भी इसको। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने वकील को कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर कहा है, ये भी सही है। और यह निर्णय आर्टिकल 20 का 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि खुद के खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता या उसको बाध्य नहीं किया जा सकता ऐसा करने के लिए। और आर्टिकल 21 यानी फेयर ट्रायल से जुड़ा है। अब इसका जो है आप नोट फॉर प्रीलिम्स मैंने बना दिया है, इसको आप जो है नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, SIR बहुत न्यूज़ में था बिहार इलेक्शन के टाइम पे। आप इसको देख सकते हो कि आप पहले स्टेटमेंट देखो और सवाल को अटेम्प्ट करो 3 सेकंड लेकर के। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका उत्तर है ए, केवल 3। इसका व्याख्या क्या है, कथन 1 देखो। कथन एक, SIR जो है SIR प्रक्रिया सिर्फ 2003 के बाद मतदान करने वालों तक सीमित नहीं है, ठीक है। इसका उद्देश्य सूची को व्यापक रूप से सत्यापित करना है। तो कथन 1 जो है वो गलत हो जाता है हमारा। कथन 2 भी गलत है। इसका कानूनी आधार क्या है, संविधान अनुच्छेद 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 21 आदि है। फिर कथन 3 सही हो जाता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि SIR में समावेशन पर जोर होना चाहिए, न कि बड़े पैमाने पर निर्वासन परक कार्यवाही ने इस पर जो है समावेशन पर जोर देना चाहिए, न कि किसी को निकालने पर। और कथन 4 फिर गलत हो जाता है क्योंकि पहचान दस्तावेजों को लेकर अदालत ने दिशा निर्देश दिए हैं कि दस्तावेजों की सूची पर क्या हो सकता है, पुनर्विचार हो सकता है। तो इस तरह से जो है स्टेटमेंट केवल 3 जो है सही होता है, ए नंबर सही होता है, स्टेटमेंट 3, ठीक। आगे बढ़ते हैं। खैर यहाँ पर आप जो है अपना नोट यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने बना दिया है आपके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये जो है COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 को लेकर के काफ़ी न्यूज़ में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन सिंक के संदर्भ में सही है। यह केवल, थोड़ा शब्दों पर भी गौर करना है, केवल लिखा थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है तो अक्सर गलत होता है। तो
यह केवल कृत्रिम आर्टिफिशियल संरचना होती है जो कार्बन को अवशोषित करती है। इस तरह से 4 ऑप्शंस आप पहले देख लो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, यह कोई भी प्राकृतिक नेचुरल या कृत्रिम तंत्र हो सकता है जो वायुमंडल से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है जितना उत्सर्जित करता है। ये ऐसे भी हम लोगों को सही लग रहा है, लेकिन फिर भी इसका देख लेते हैं ऑप्शन सी और डी। इसका मुख्य कार्य वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन बढ़ाना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर केवल महासागर ओशन को ही कार्बन सिंक कहा जाता है, नहीं। यह जो है कोई भी प्राकृतिक नेचुरल या कृत्रिम तंत्र हो सकता है जो वायुमंडल से क्या करेगा, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, जितना वो उत्सर्जित करता है उससे अधिक करता है। तो ये ना केवल महासागर होगा और ना ही उत्सर्जन ये बढ़ाएगा, और ना ही केवल एक कृत्रिम होगा, बल्कि दोनों होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। उत्तर भी आप देख सकते हो यहाँ पर, और व्याख्या भी। कार्बन सिंक वह प्राकृतिक या कृत्रिम तंत्र होता है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे संग्रहित करता है, जैसे वन, फॉरेस्ट, महासागर, ओशन, मृदा, सॉइल। और प्रमुख प्राकृतिक कार्बन सिंक हैं ये सब। ये जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप इसको भी चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 5। अब जो इसको पहले अटेम्प्ट करो, फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। देखो इसका उत्तर है सी। अमेरिका ने पेरिस एग्रीमेंट से अपने को अलग किया है, लेकिन वह अभी भी UNFCCC का सदस्य है। और पेरिस समझौता जो 2015 में हुआ था का उद्देश्य तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और यथासंभव 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव जो है वो कम हो। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है, केवल 1 और 3। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के बारे में नहीं है। थोड़ा समय लो अब और सॉल्व करो इसको। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यह जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ समिट में स्थापित हुआ था। यही जो है ऑप्शन हमारा वैसे भी सही हो जाएगा। तो इसको जो आगे बढ़ाते हैं कि इस वैसे भी ऑप्शन बी सी डी देख लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य केवल समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना नहीं, ये गलत हो जाएगा। केवल समुद्री प्रदूषण नहीं है इसमें। यह वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने वाला संगठन है, गलत, ये भी गलत है। यह पेरिस समझौते को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि ये बोल रहा है कि जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था उसको जो है ये खारिज करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक अलग से किया गया 1992 में स्थापित हुआ एक संस्था है, इसको बोल सकते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। आप इसका यहाँ पर व्याख्या देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। UNFCCC की स्थापना जो है 1992 में रियो अर्थ समिट में हुई थी, और इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। और पेरिस एग्रीमेंट 2015 इसी के अंतर्गत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, ना कि इसका विकल्प। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में चर्चा में रहे AI लेबलिंग फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप समय लो, इसको सॉल्व करो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहला है सोशल मीडिया पर विज्ञापनों की संख्या घटाना। कहीं से भी ये AI से रिलेटेड तो नहीं है ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बने परिवर्तित कंटेंट को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना। दरअसल ये हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन पहले सी और डी देख लेते हैं। AI कंपनियों पर टैक्स लगाना, बिल्कुल नहीं। डी इंटरनेट पर सभी वीडियो की निगरानी करना, ये भी नहीं है। तो बी जो है ऑप्शन सही हो जाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बने परिवर्तित कंटेंट को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना। इसमें कुछ प्रावधान है कि शुरुआत के 10% या वीडियो के किसी हिस्से में 10% में आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो कंटेंट है ये AI जनरेटेड है या नहीं है। तो यही इसका प्रावधान था। जैसा कि यहाँ पर आप व्याख्या में भी देख सकते हो कि सरकार ने IT रूल्स 2021 में संशोधन प्रस्तावित किया है, ताकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को यह सुनिश्चित करना हो कि AI जनरेटेड या सिंथेटिक मीडिया को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाए, जिससे जनता को भ्रमित करने वाले वीडियो या ऑडियो की क्या हो सके, पहचान जो है आसान हो सके। ठीक, अब यहाँ पर कुछ नोट दिया गया आप लोगों के लिए, आप चाहे तो इसको जो है नोट कर सकते हैं कॉपी में।
हाँ, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा 8वां नंबर सवाल। अब दिल्ली में जो रेड फोर्ट विस्फोट हुआ था उस पर है, उससे रिलेटेड है कि हाल ही में चर्चा में आया व्हाइट कॉलर टेरर शब्द निम्न में से किस प्रवृत्ति को इंगित करता है। अब इसको पहले सॉल्व करो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आतंकवादी संगठनों द्वारा साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के जरिए फंडिंग करना। नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाइट कॉलर टेरर एक अलग टेरर होता है, इसको भी आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे बहुत लोग। बी, शिक्षित और पेशेवर नौकरी करने वाले व्यक्तियों का चरमपंथी विचारधाराओं की उग्रवादी बनना। सबसे आसान ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो उसी में क्या लिखा है कि आतंकवादी संगठनों द्वारा प्रशासनिक सेवाओं व न्यायपालिका में घुसपैठ करना। वो ऐसा क्यों करेंगे, उनका तो टारगेट तो होता है कुछ और। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अधिकतर सफेद पोश या व्हाइट कॉलर पेशेवरों को आतंकवादी हमलों का निशाना बनाना, ये भी नहीं। शिक्षित और पेशेवर नौकरी करने वाले व्यक्तियों का चरमपंथी विचारधाराओं की ओर उग्रवादी बनना, ये होता है व्हाइट कॉलर टेरर। ये हो गया हमारा 8वां नंबर। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इसका व्याख्या जो है किया गया है यहाँ पर कि जो रेड फोर्ट कार ब्लास्ट हुआ था फरीदाबाद मॉड्यूल में, डॉक्टरों और शिक्षित पेशेवरों की संलिप्तता पाई गई। यह एक नई प्रवृत्ति भी है जहां पर शिक्षित नियमित नौकरी करने वाले लोग भी क्या है, चरमपंथी विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। और पहले तक केवल जो है बेरोजगार युवाओं में उग्रवाद देखा जाता था, लेकिन अब एजेंसियों के लिए इन्हें पहचानना और कठिन हो गया क्योंकि ये वॉच लिस्ट में नहीं होते हैं। दरअसल एजेंसीज उन लोगों पर नज़र रखती है जो बेरोजगार हैं और जिनकी प्रवृत्ति उग्रवाद बन जाने की होती है। लेकिन जनरली जो डॉक्टर्स हैं, जैसा कि हमने देखा फरीदाबाद मॉड्यूल में और दिल्ली कार ब्लास्ट में, तो उसमें सब कोई लगभग डॉक्टर थे, तो उनको वाइट कॉलर टेरर बोला गया। तो ये जो है उनकी वॉच लिस्ट में नहीं होते हैं, हमारे जो खुफिया विभाग हैं, एजेंसीज हैं, उनमें। तो ये हमारा ऑप्शन, ये जो है हमारा सवाल सही हो गया, सॉरी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल। अब इसको थोड़ा समय लो और इसको सॉल्व करो। चलिए अब इसका जो है सवाल देखते हैं। हाल ही में चर्चा में GRAP3 और GRAP4 किससे संबंधित है। देखो इसमें क्या दिया गया है, ये जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कि GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है वो दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत बनाया गया था। और इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के स्तर के अनुसार अलग अलग कदम उठाने का प्रावधान है। फिर GRAP3 तब लागू होता है जब AQI जो है 400 से ऊपर यानी सीवियर हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। और GRAP4 तब लागू होता है जब AQI जो है 450 से भी अधिक यानी कि सीवियर प्लस हो जाता है, तब इसको लागू किया जाता है। तो जो है इस तरह से हमारा ये जो है ऑप्शन बी सही हो रहा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP का हिस्सा है। फिर इसके आगे हमारा आखिरी सवाल है आज का कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित श्रम शक्ति नीति 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अब इसका समय लो और इसको पहले सॉल्व करो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला है सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाना, ये ऑप्शन नहीं है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत करना और कामगारों के लिए पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना, इसमें ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सी और डी भी देख लेते हैं। महंगाई के लिए मजदूरी मुआवजा देना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। केवल गिग वर्कर्स, बिल्कुल नहीं, ये भी सही नहीं है। जनरली यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से घुमाने वाले होते हैं कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत करना, थोड़ा सा वो लंबा और थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल पूछते हैं, तो उन पर वैसे ऑप्शंस पर ज़्यादा फोकस रखना है। ये जो केवल वर्ड आ जाएगा, थोड़ा सा जो नॉर्मल चीज़ें आ जाएंगी, वो सब कुछ हमें हटा देना है। तो इस तरह से हमारा क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत करना और कामगारों के लिए पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना। अब आगे देखते हैं इसमें इसका कुछ व्याख्या। ऑप्शन बी सही होता है हमारा। देखो व्याख्या क्या है इसका। नीति का दृष्टिकोण है श्रम शक्ति नीति 2025 का एक बहुत बड़ा फोकस यूनिवर्सल और पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी
है। ठीक। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी का एकीकरण करना, यूनिटिफिकेशन करना। और नीति में प्रस्ताव है कि जो ईपीएफओ है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी यानी एम्प्लॉयज़ स्टेटस फंड, और ई श्रम पोर्टल और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं क्या की जाए, एकीकृत की जाए, ताकि एक सार्वभौमिक खाता बनाया जा सके। ठीक है। और फिर है इसमें डेटा और डिजिटल पहल है। फिर डेटा और डिजिटल पहल में क्या क्या आ जाएगा, इस नीति के तहत यूनिफाइड लेबर स्टैक और राष्ट्रीय लेबर डाटा आर्किटेक्चर तैयार करने की बात है, जिससे रोजगार डेटा, सामाजिक सुरक्षा डेटा और अन्य महत्वपूर्ण लेबर इकोसिस्टम घटकों में समन्वय हो सके। 4 नंबर में इसका है अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य, कुछ अलग से इसमें डाला गया है। नीति में कार्यस्थल सुरक्षा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये सब ऑप्शन भी यूपीएससी में डाल दिए जाते हैं प्रीलिम्स में। और महिला और युवा सशक्तिकरण, सक्षमता, रोजगार लिंक, स्किलिंग टू एम्प्लॉयमेंट आदि को भी क्या की गई है, प्राथमिकता दी गई है इसमें। और अंत में है तिपहिया क्रियान्वयन, नीति को 3 चरणों में लागू करने का प्रस्ताव, इसी को तिपहिया क्रियान्वयन भी कभी कभी कहा जाता है। पहले चरण में क्या करना है, संस्थागत संरचना और सोशल सिक्योरिटी का एकीकरण। दूसरे में पूरे देश में यूनिवर्सल खाता रोल आउट। और तीसरे में डिजिटल और एनालिटिकल पॉलिसी पुनरावलोकन। ठीक है। तो ये जो है इसके 5 पॉइंट है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लगातार पढ़ भी लेंगे तो दिमाग में आपका रहेगा ठीक ठाक। तो ये जो हमारे इस तरह से 10 सवाल हैं, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और अलग अलग सोर्सेस से मैंने हिंदी में जो है आपके लिए ये बनाए हैं। आप जो है इनको कर लोगे तो आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है सीरीज पसंद आएगी। और मैं फिर से कहता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप बस यही पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैं खुद भी यही कर रहा हूँ। दरअसल मेरा प्रयास है कि मैं पहले न्यूज़पेपर खुद से कुछ पढ़ लूँ और उससे सवाल बना लूँ आपके लिए। और अब जो है इसको पढ़ो, आपके लिए काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। और मैं भी एमसीक्यू पर ही ज़्यादा फोकस रखता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।